जब तक आप आरएसएस के प्रोजेक्ट को इस समझ में लोकेट नहीं करते, आप ना तो आरएसएस के प्रोजेक्ट की गंभीरता समझ सकते हैं, ना उसका खतरा समझ सकते हैं कि ये देश एक मूर्खता के तूफान की जकड़ में कैसे आया था, एवेलेंस ऑफ स्टुपिडिटी। तो मुझे लगता है कि उसमें राजनेताओं से कहीं ज्यादा योगदान मीडिया का होगा। हालत ये हो गई है कि आप कहीं कोई बात कीजिए तो डर लगता है कि कहीं किसी की भावना तो नहीं आहत हो जाएगी। अभी आपने जो कहा, इसी पर कुछ लोगों की भावना आहत हो सकती है। कुछ लोग इतने माहिर खिलाड़ी होते हैं कि सरकार किसी की भी हो, मौज बहार में वही रहते हैं। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल भी कुछ ऐसा ही जलवा रखते हैं। ये राहुल गांधी के अखबार नेशनल हेरल्ड में फ्रंट पेज पर छप सकते हैं, संघ और बीजेपी की खाल नोच सकते हैं और नरेंद्र मोदी के राज में साहित्य अकादमी का सम्मान भी हासिल कर सकते हैं। साहित्य अकादमी ने पुरुषोत्तम अग्रवाल को भाषा सम्मान देने का ऐलान किया है। साहित्य अकादमी ने यह ऐलान करते हुए जिन लोगों को टैग किया है उनमें राष्ट्रपति भवन और पीएमओ के साथ संस्कृति मंत्री और संस्कृति सेक्रेटरी भी शामिल हैं, यानी मंत्री संतरी सबको टैग किया गया है। अब इस पुरस्कार के लिए उनकी मंजूरी ली गई थी या फिर साहित्य अकादमी वालों ने इस ऐतिहासिक फैसले की सूचना देने के लिए उन्हें टैग किया था, ये उसके अध्यक्ष माधव कौशिक ही बता सकते हैं। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि साहित्य अकादमी स्वायत्त संस्था है, उसे किसी की मंजूरी लेने की कोई मजबूरी नहीं है। फिर सवाल उठेगा कि अगर ऐसा है तो राष्ट्रपति भवन और पीएमओ समेत सभी मंत्रियों और संतरियों को टैग क्यों किया गया है? जलाने के लिए, भड़काने के लिए, या ये बताने के लिए कि गुरु आप राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, संस्कृति मंत्री होंगे, सरकार होंगे, लेकिन साहित्य अकादमी के सिकंदर माधव कौशिक हैं। वो जैसे चाहेंगे मुजरा करेंगे और कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। इस महीने की 15 तारीख को बड़ा साहित्यिक मुजरा हुआ। साहित्य अकादमी ने स्वघोषित कांग्रेसी बुद्धिजीवी पुरुषोत्तम अग्रवाल को भाषा सम्मान देने का क्रांतिकारी फैसला लिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अवार्ड वापसी की जो मुहिम चलाई गई थी उसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल भी शामिल थे, लेकिन अब खुद ही अवार्ड ले रहे हैं, तो इससे कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने इस अवार्ड से किसका हित साधा है। दूसरा सवाल है कि आखिर पुरुषोत्तम अग्रवाल का चयन कैसे हुआ? क्या कुछ नाम मुकाबले में भी थे या अध्यक्ष और जूरी ने सीधे उन्हें चुन लिया? तीसरा सवाल है कि स्वघोषित कांग्रेसी और नेहरूवादी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जिस तरह चहकते हुए, उछलते हुए अवार्ड स्वीकार किया है, उससे पब्लिक के बीच क्या संकेत गया है। चौथा सवाल है कि क्या अब यह मान लिया जाए कि भारत की केंद्रीय सरकारी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड अब कम्युनल से सेकुलर हो गए हैं, इसलिए लिबरल और प्रगतिशील बुद्धिजीवी उन्हें पाने के लिए जुगत लगा रहे हैं, टाका भिड़ा रहे हैं। पांचवा सवाल कि साहित्य अकादमी और उसके अध्यक्ष माधव कौशिक के इस क्रांतिकारी मुजरे को सरकार किस नज़र से देख रही है। छठा सवाल कि अपने अघोषित सलाहकार को मिले सम्मान पर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी के अखबार नेशनल हेरल्ड ने तो पुरुषोत्तम अग्रवाल का ताज़ा लेख पहले पन्ने पर छापा है, लेकिन खुद राहुल गांधी ने अपने अघोषित सलाहकार को बधाई क्यों नहीं दी है। और आखिर में एक नन्हा सवाल है, नन्हा सवाल कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पुरुषोत्तम अग्रवाल के इस सम्मान से साहित्य बिरादरी में कैसी प्रतिक्रिया है। राहुल देव और मृणाल पांडे जैसे कुछ फनकार तो मुजरा कर रहे हैं, लेकिन साहित्य जगत में इनकी हैसियत चुन्नू मुन्नू जैसी है। कांग्रेस और वामपंथ से जुड़े बड़े साहित्यकारों में पुरुषोत्तम अग्रवाल और माधव कौशिक के इस मुजरे पर कैसी प्रतिक्रिया है। इस वीडियो में इन सभी सवालों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक हौलनाक चर्चा पर गौर कीजिए। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक के करीबी ने बताया है कि घोषणा से कुछ दिन पहले ही पुरुषोत्तम अग्रवाल का नाम तय हो गया था। घोषणा से पहले जब स्वीकृति के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल को फ़ोन किया गया तो उन्होंने एक छोटी सी गुजारिश की कि यदि संभव हो तो ऐलान 15 जून को किया जाए, क्योंकि उस दिन उनकी बिटिया का जन्मदिन है। ये जन्मदिन यादगार हो जाएगा। उस करीबी के मुताबिक माधव कौशिक ने ये गुजारिश स्वीकार कर ली और पुरस्कार का ऐलान कुछ दिन बाद यानी 15 जून को किया गया। एक ही फैसले से पुरुषोत्तम अग्रवाल को दोहरी खुशी दी गई। उनके साथ पूरे परिवार का मन गार्डन गार्डन हो गया। ये कहानी सच्ची है या झूठी, इसमें शामिल दोनों किरदार यानी माधव कौशिक और पुरुषोत्तम अग्रवाल ही बता सकते हैं।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। माधव कौशिक एक मज़ेदार शख्स हैं। उनके प्रोफाइल पर नज़र डालने पर पता चला कि उन्होंने 40 किताबें लिखी हैं। हुजूर कविता भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं और कहानी भी लिखते हैं। इस मामले में पुरुषोत्तम अग्रवाल के चचा हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जीवन भर आलोचना करते रहे, जेएनयू से पढ़े और फिर वहाँ पढ़ाया भी, लेकिन जब बुढ़ापा नज़दीक आया तो लगा कि आलोचक तो ठीक ठाक बन गए हैं, चटर पटर बोल भी लेते हैं, साहित्य के साथ राजनीति पर भी भाषण दे लेते हैं, आर्थिक मसलों पर भी भाषण दे लेते हैं। ये वो बीमारी है जो हिंदी साहित्य से जुड़े लोगों में ही मिलेगी। वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक सब क्षेत्रों की विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। अपूर्वानंद झा को भी देखिए, हिंदी साहित्य को छोड़कर सब विधा पर ज्ञान पेल सकते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल की भी ऐसी ही स्थिति है। अपनी नज़र में महान ज्ञाता तो बन गए, लेकिन बुजुर्ग होने तक कोई मौलिक कृति खुद के खाते में नहीं थी। कबीर पर अध्ययन है, पद्मावत, खिलजी पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अपनी कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई कविता ऐसी नहीं थी जिस पर कुछ चर्चा हो सके। जो भी था सब पराया था, उस पराये की समीक्षा थी, विवेचना थी। लिहाजा बुढ़ापे में ये 2 टकिया कथाकार बने और एक हौलनाक खतरनाक कहानी लिख दी। उसका नाम रखा नाकोहस। नाकोहस का कोई अर्थ नहीं है, यह इनकी दिमाग के कूड़ेदान से उपजे एक काल्पनिक कमीशन का शॉर्ट फॉर्म है। नेशनल कमीशन फॉर हर्ट सेंटिमेंट यानी आहत भावनाओं का राष्ट्रीय आयोग जैसी कल्पना का संक्षेप है। हुजूर ने अपनी महानता और बौद्धिकता का आतंक फैलाने के लिए जो बेतुका शब्द गढ़ा है, कहानी उससे भी अधिक बेतुकी है, कूड़ा है। ऐसा लगता है किसी ने कहानी के नाम पर उल्टी कर दी हो। न शिल्प है, न भाव है, न लय है, कुछ नहीं है। बस पुरुषोत्तम अग्रवाल का नाम है और इस नाम से जो बौद्धिक हास्य उत्पन्न होता है वही हास्य है। सब हौलनाक है। आप पूछेंगे हौलनाक क्या है, तो इस पर पुरुषोत्तम अग्रवाल ही बताएंगे। वो खुद में हौलनाक है। हिंदी की स्थिति बड़ी दयनीय है। जब इसके आलोचक कुछ कविता या कहानी लिखते हैं तो बड़े बड़े साहित्यकार उसकी स्तुति गाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आलोचक हिसाब चुका सकता है। हिंदी के साहित्यकारों की स्थिति इतनी दयनीय है कि इनकी दुकान पाठकों के भरोसे नहीं, आलोचकों के भरोसे चलती है। इसलिए इस 2 टके की कहानी को भी कई साहित्यकारों ने महान बताया। कहने का मतलब यह है कि जब साहित्यकार पुरुषोत्तम अग्रवाल चड्ढी में घूम रहे थे, उग रहे थे, तो माधव कौशिक कई दर्जन किताबें लिख चुके थे। ये और बात है कि माधव कौशिक ने जितनी किताबें लिखी हैं और जितने पुरस्कार हासिल किए हैं, गिनने पर उतने पाठक भी उनके खाते में नहीं होंगे। कम शब्दों में ये बड़े ओछे साहित्यकार हैं, लेकिन साहित्यिक सियासी अखाड़े के डायनासोर हैं। ऐसा होता है, कई बार 2 टके का क्रिकेटर कमेंट्री में आतंक फैलाता है, ठीक वैसे ही 2म दर्जे का साहित्यकार साहित्य जगत की सियासत का बड़ा प्लेयर हो सकता है। माधव कौशिक वही डायनासोर है। इस एक पुरस्कार से उन्होंने ये साबित भी किया है। अवार्ड पुरुषोत्तम अग्रवाल को दिया है और पाखंडी प्रगतिशील बिरादरी में चर्चा अपने लिए बटोरी है। कई लोग पुरुषोत्तम अग्रवाल के साथ माधव कौशिक की भी तारीफ कर रहे हैं। 40 से अधिक कृतियां भी माधव कौशिक को जो पहचान और सम्मान नहीं दिला सकीं, वो एक अवार्ड ने दिला दिया। इस एक अवार्ड से हिंदी का भी भला हो गया, पुरुषोत्तम अग्रवाल का भी भला हो गया और सबसे बड़ा भला माधव कौशिक का हुआ। एक तीर से कई निशाने, कई हित सध गए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि पुरुषोत्तम अग्रवाल का चयन कैसे हुआ। क्या कुछ और लोग भी रेस में थे या जूरी ने बस यूं ही तय कर दिया? साहित्य अकादमी की इस प्रेस रिलीज के मुताबिक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने अपनी अगुवाई में जूरी के 3 सदस्यों के साथ बैठक की और पुरुषोत्तम अग्रवाल के नाम का ऐलान कर दिया। मतलब किसी और नाम पर चर्चा नहीं हुई, सब कुछ पहले से सेट था। अध्यक्ष माधव कौशिक के साथ चंद्र प्रकाश देवल, महेंद्र चंद्र शर्मा गौतम और उदय प्रताप सिंह ने गुजरात के केवड़िया में मौजूद स्टैचू ऑफ यूनिटी में बैठक की और पुरुषोत्तम अग्रवाल के नाम पर मुहर लगा दी। साहित्य अकादमी की प्रेस रिलीज में भी किसी और नाम का कोई जिक्र नहीं है, किसी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए गुजरात और स्टैचू ऑफ यूनिटी का चयन किया गया। इसी बहाने तेल भी लगा लिया और घुमाई फिराई भी हो गई और अंत में साहित्यिक रैकेट भी हो गया। अब तीसरा सवाल कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को अवार्ड दिए जाने से पब्लिक के बीच क्या संकेत गया है। अवार्ड की इस घोषणा से पब्लिक के बीच 3 संकेत गए हैं।
पहला कि बीजेपी वाले मूर्ख हैं, तमाम लानत मलानत होने के बाद भी पुरस्कार कांग्रेसी बुद्धिजीवियों को दे रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो लौटाकर वाहवाही लूट सकें, क्रांति कर सकें। दूसरा संकेत ये गया कि बीजेपी खेमे में अच्छा लिखने वाले लोगों की घनघोर कमी है, इसलिए अवार्ड के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसों को चुनना साहित्य अकादमी की मजबूरी है। तीसरा संकेत ये गया कि जमीन पर बीजेपी के लोग भले ही कितना भी शोर मचा लें, बौद्धिक तबके पर वर्चस्व अब भी कांग्रेसी और वामपंथी धड़े का है। चौथा सवाल कि 2020 के आम चुनाव के नतीजों के चंद दिनों के भीतर ही क्या केंद्रीय संस्थाओं के अवार्ड अब कम्युनल से सेकुलर हो गए हैं? दरअसल ये सवाल ही गलत है। असली बात यह है कि लिबरल और प्रगतिशील बुद्धिजीवी सम्मान के भूखे होते हैं। सम्मान के साथ पैसा मिले तो भूख बढ़ जाती है। इस मामले में इन्हें विदेशी कंपनियों के पैसे से मिलने वाले अवार्ड से भी ऐतराज नहीं होता, इस्लामिक फंड से भी ऐतराज नहीं होता। सम्मान देकर आप इनसे देश के खिलाफ भी मुहिम चलवा सकते हैं, नारा लगवा सकते हैं। फिर साहित्य अकादमी तो भारत में साहित्यिक क्षेत्र का सबसे सम्मानित नाम है, इसलिए हमारे देश का बौद्धिक धड़ा, खासकर लोभी हिंदी धड़े का यही नारा है कि लोकतंत्र खतरे में है और अवार्ड कब्जे में है। पांचवा सवाल कि साहित्य अकादमी के इस ऐतिहासिक फैसले को सरकार किस नज़र से देख रही है, और टैग करने के बाद भी अभी तक राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय, मंत्री और संतरी ने बधाई दी है या नहीं दी है। आम चुनाव के नतीजों के बाद से ही सरकार सदमे में है। बीजेपी बहुमत से थोड़ा कम रह गई है। उस पर नीट परीक्षा का बवाल थम नहीं रहा है। अग्निपथ जैसी बुद्धि विहीन योजनाओं का विरोध तेज हो गया है। सामने संसद सत्र है, इसलिए सरकार अभी बड़े मसलों में उलझी है। साहित्य और साहित्यकारों से जुड़ी 2 टके की खबरों पर क्या ही ध्यान गया होगा, इसलिए किसी ने कोई बधाई नहीं दी, न ही कोई नाराजगी जाहिर की है। सरकार को लगता है कि साहित्यकारों को पूछ कौन रहा है। जब पब्लिक ही नहीं पूछ रही है तो सरकार पूछकर अपना समय क्यों बर्बाद करेगी। इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और माधव कौशिक के रैकेट पर किसी का ध्यान नहीं गया है। अब छठा सवाल कि अपने अघोषित सलाहकार को मिले सम्मान पर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी के अखबार नेशनल हेराल्ड ने तो पुरुषोत्तम अग्रवाल का लेख पहले पेज पर छापकर अपनी खुशी का इजहार किया है, मगर राहुल गांधी ने अभी तक कोई बधाई नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? इस बार के चुनाव में पब्लिक ने राहुल गांधी को थोड़ी ताकत दे दी है। वो अभी मोदी सरकार की कब्र खोदने में जुटे हैं। टारगेट बड़ा है, 10 साल से लगे हुए हैं, आगे खोदते हैं तो पीछे बढ़ जाता है। इसलिए इस बार कोशिश में है कि जनता ने जो 5 साल का और वक्त दिया है उसमें कब्र पूरी खोद दें। जिम्मेदारी बड़ी है, लिहाजा पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे चिल्लरों पर उनका ध्यान नहीं है। मगर चेलों ने खबर दी होगी तो बीजेपी की बौद्धिक कंगाली पर राहुल गांधी को थोड़ी हंसी जरूर आई होगी। और अंत में नन्हा सवाल कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पुरुषोत्तम अग्रवाल के इस सम्मान से साहित्य बिरादरी में कैसी प्रतिक्रिया है। लिबरल और वामपंथी धड़े में 2 श्रेणी के लोग शामिल हैं। एक अवसरवादी हैं, वो ओहदों और अवार्ड के खेल में शामिल रहते हैं। विचार उनके लिए ओहदा और अवार्ड हासिल करने का जरिया मात्र है। विचार बदल कर ओहदा और अवार्ड मिलता है तो वो भी उन्हें मंजूर है। ऐसे लोग उत्साहित हैं, खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। उनके भीतर की संभावनाएं जाग गई हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं। ऐसे सभी क्रांतिकारी सोच रहे हैं कि थोड़ा रैकेट जमाया जाए तो भी 2-4 अवार्ड और लाखों रुपए हजम कर सकते हैं। पाचन शक्ति उनकी भी मजबूत है। वैसे भी पैसा सरकार का है, पैसे में कोई दोष नहीं होता। सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा है, लिहाजा पैसे पर इनका हक है। लेकिन बहुत से साहित्यकार छला हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2015 में अशोक वाजपेयी के साथ मिलकर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बहुतों से अवार्ड वापस करवा दिया और अब खुद लपक लिया। पिछले हफ्ते ही तो एक और मुसलमान की लिंचिंग हुई थी, फिर भी अवार्ड और पैसा पचा लिया। वो पुरुषोत्तम अग्रवाल की इस बेशर्मी पर सख्ते में है। कुल मिलाकर पुरुषोत्तम अग्रवाल को मिले अवार्ड ने कमाल कर दिया है। वैसे भी किसी समझदार इंसान ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बोले भारत की तरफ से इस बेशर्म कमाल के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल और माधव कौशिक को खांची भर बधाई। सोच तो रहा था कि 2-4 ट्रक बधाई भिजवा दूं, लेकिन उस सूरत में बधाइयों के बोझ तले जान जाने का खतरा रहता, इसलिए एक खांची बधाइयाँ ही भिजवा रहा हूँ। बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही।
जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर भेंट होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो बोले भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।